वेलकम बैक। मार्केट में अब इस समय थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग और 21,688 निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में बड़ी स्लिप आई, वो 48,600 के रेजिस्टेंस को नहीं क्रॉस कर पाए हम, और 48,371 पर, लेकिन ज़्यादा बड़ी करेक्शन आई मिड कैप्स में। मिड कैप इंडेक्स अब रेड में आने की तैयारी कर रहा है। इनफैक्ट किसी भी मोमेंट रेड में आ जाएगा शायद। एक बार एडवांस डिक्लाइन लेकर आइए। एडवांस डिक्लाइन भी बहुत जल्दी से मूव किया है डिक्लाइंस की तरफ, मतलब अभी भी एडवांस से ज़्यादा है, बढ़ने वाले शेयर्स अभी भी ज़्यादा हैं, लेकिन वो लाइन जो है अब वो इनफैक्ट अब क्रॉस हो गई है। अब डिक्लाइन ज़्यादा हो गए हैं। 1600 गिरने वाले शेयर हैं और बढ़ने वाले शेयर अब उससे थोड़े से कम हैं। कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी भी ग्रीन में हैं और अच्छा मूव दिखा रहे हैं आपको। M&M फॉर एग्जांपल, और आज का हमारा बिग स्टॉक जो था हिंदुस्तान कॉपर, वो अभी भी डे हाई पर है, 9% ऊपर है अब, ऑलमोस्ट सर्किट की तरफ बढ़ता हुआ वो स्टॉक का। चलिए अब एक काम करते हैं। रिकॉर्ड रैली के बाद अब 2023 को अलविदा कहने की हम तैयारी कर रहे हैं। सबकी नज़रें 2024 पर हैं। एक मजबूत पोर्टफोलियो अगर आपको बनाना है तो उसकी मदद करने के लिए आज हमारे साथ हीलियोस इंडिया के CEO दिनशो ईरानी जुड़े हैं, जो इन्वेस्टिंग में करीब 30 सालों का अनुभव रखते हैं। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, एक चीज़ बता दूं मैं, हीलियोस ने अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च किया और मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि मैंने भी इन्वेस्ट किया उस म्यूचुअल फंड में। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि अब आप म्यूचुअल फंड भी चला रहे हैं और बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया है। तो बताइए 2024 के लिए सबसे पहले तो आपको इस साल की शुभकामनाएं। बताइए कैसा रहेगा 2024? अनुज जी, धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए और आपके इन्वेस्टमेंट के लिए भी। आपको और आपकी टीम को भी शुभकामनाएं नए साल की। तो अनुज जी, एक्चुअली 2024 ये सांता क्लॉज रैली जो चालू है अभी आज की तारीख पे, वो हमें लग रहा है कि 2024 में भी चलती रहेगी, क्योंकि काफी चीजें बदल गई। मतलब इंडिया के लिए जो तारे हैं वो काफी अच्छे लग रहे हैं। एक तो बड़ा ड्रॉबैक था अपना यूएस के इंटरेस्ट रेट्स का, लेकिन वहां पे भी जैसे फेड ने आके बोल दिया कि वो 3 कट देखने वाले हैं गोइंग टू नेक्स्ट ईयर। सो ऑब्वियसली थोड़ी डबिश बातें करनी चालू कर दी है, तो उनको भी दिख रहा है कि सॉफ्टनिंग हो रही है वहां पे, इसलिए थोड़ा सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उनको करना चाहिए। वो एक बहुत बड़ा ओवरहैंग था। इनफैक्ट अक्टूबर में अगर जो आप देखते हैं तो 5% टच कर गया था 10 ईयर पेपर, और वो ऑलरेडी 3.8 हो गया है अभी आज की तारीख में। तो काफी जोरों से गिरा है। 120 बेसिस पॉइंट का करेक्शन आया वहां पे, विच इज अ वेरी हेल्दी साइन के लॉन्ग टर्म के लिए पीपल आर लुकिंग एट सॉफ्टनिंग ऑफ रेट्स, और इसलिए ग्लोबली भी अच्छा हो सकता है। दूसरा जो एक मैं कहूंगा कि जैसे इंडिया के, जैसे मैंने बोला, तारे अच्छे हैं। चाइना जो प्रॉब्लम में आ गया है, और एक्चुअली दुनिया बहुत जो इन्वेस्टमेंट पब्लिक है वो काफी खफा है चाइना से आज की तारीख में। इसलिए वहां पे भी आपने देखा होगा कि जो MSCI या एशिया EM का जो वेट है, इमर्जिंग एशिया का वेट है, वहां पे चाइना पहली बारी जिंदगी में 30% से नीचे आया उनका वेट। मतलब 30 के नीचे हो गया उनका वेट, जो कि ऑलरेडी 36-37 हुआ करता था, गॉन बिलो 30। और इंडिया जो हमेशा चौथे नंबर पे रहता था काफी टाइम से, वो अभी दूसरे नंबर पे आ गया है, उनका 17% वेट। तो हमें तो ये लग रहा है कि ये 17% जो वेट है वो काफी बढ़ता ही रहेगा गिवन द सॉफ्टनेस इन द रीजन। तो इसलिए फ्लोज के हिसाब से आई डोंट, मुझे हमें ये नहीं लगता कि 2024 में फ्लोज कम हो सकते हैं इंडिया के लिए। इनफैक्ट जो ये $20 बिलियन देखे, शायद वही कंटिन्यू रहे आपको, विच इज अ वेरी हेल्दी साइन। सो एक तो वो हो गया। और दूसरा जो एक मेजर ओवरहैंग था हमारे मार्केट के लिए, वो ये था कि जो सेंट्रल इलेक्शन आने वाले थे, पर स्टेट इलेक्शन इतने डिसाइसिव हुए हैं कि ऐसे लग रहा है कि सेंट्रल में भी कंटिन्यूटी रहेगी, तो इसलिए वो भी एक ओवरहैंग निकल गया है। तो वो दो चीजें हो गई हैं। लेकिन बारह ये सब बोलने के बावजूद मुझे एक केवियट देना आपको कि जिस हिसाब से हमारे मिड कैप स्मॉल कैप चले हैं, वो थोड़ा लगता है कि वहां पे थोड़ी नमी आनी चाहिए, क्योंकि 30-30% आउट परफॉर्मेंस लार्ज कैप को ओवर 2 इयर्स 3 इयर्स सस्टेनेबल नहीं होता है। तो इसलिए वो एक केवियट है, अदरवाइज तो बाकी सब ठीक ही लग रहा है। ओके, ठीक ही लग रहा है। तो आपका लार्ज कैप की तरफ रुझान क्लियरली विजिबल है। क्या बड़ी थीम्स रहेंगी 2024 के लिए लार्ज कैप्स जी, में? हमारी हमारी एक्चुअली फाइनेंशियल्स तो बिल्कुल ही हमें लग रहा है कि वो थीम तो एक थीम है जो आप कभी इग्नोर ही नहीं कर सकते। इनफैक्ट हमारे पोर्टफोलियो में भी काफी ओवरवेट है फाइनेंशियल्स विज़ावी हमारा जो बेंचमार्क है उसके चलते। तो वो थीम हमें लगता है कि वो तो चलती रहेगी सालों साल, 2024 ही नहीं।
क्योंकि अगर जो आप देखें जैसे ही पर कैपिटास बढ़ते हैं सब इकोनॉमीज के, इनफैक्ट हम यही बोलते हैं कि व्हाट यू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री यू डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, बट हम ट्राई करते हैं लर्न करना। इसलिए आप जब वो सब इकोनॉमी देखें तो उसमें फाइनेंशियल एक बहुत बड़ा पौधा प्ले करते हैं उसको मूव करने को, और वो भी चाहिए होता है क्योंकि कंजम्पशन पिकअप होता है और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। तो ये एक दूसरी थीम है हमारी जो विच हम बोलते हैं उसको अफोर्डेबल लग्जरी एस्पिरेशनल स्पेंड्स। वो सब में हमारी दो जो थीम है वो हमें लग रहा है कि काफी अच्छी चलेंगी, तो इसलिए हम काफी ओवरवेट है। जैम, जैसे कि आपने शुरू में ही कहा दिनशॉ जी कि 2024 में अगर रेट कट्स होंगे दैट मीन्स आपके पास डिस्पोजेबल जाना है, साथ ही साथ आपकी ये लोन लेने की या फिर कर्ज लेने की जो गुंजाइश थी वो बढ़ जाना है। ऐसे में और कुछ स्पेस जहां पर आपकी आई थिंक स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव हो, उसमें से मैं उदाहरण के तौर पर पेश करता हूं रियल स्टेट। क्या 2024 में भी डोमिनेट करेगा? क्योंकि CY23 का सेकेंड हाफ पूरा रियल स्टेट को इन टर्म्स ऑफ प्राइस बिलोंग करता है। पहले क्या था, रियल स्टेट भाग रहा था लेकिन प्राइस नहीं थी, लेकिन इस बार स्क्रीन पर प्राइस विजिबल है। तो 24 के लिए आपका आउटलुक रियल स्टेट एंड एंसिलरी पर सर? जब भी नमी आती है इंटरेस्ट रेट्स में तो ऑब्वियसली रियल सेंसिटिव इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स नॉर्मली रिएक्ट करते हैं पॉजिटिवली, लेकिन आपने देख लिया रियल एस्टेट जो एक इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर है, वहां पे ऑलरेडी एक मोटी रैली आ चुकी है। तो इसलिए वहां पे आपको बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। हमें अच्छा लगता है लेकिन हम वहां पे काफी सिलेक्टिव हैं। इनफैक्ट हम ऐसे स्टॉक हमने चूज किए हैं जहाँ पे एक हेल्दी मिक्स है कमर्शियल का, रिटेल का, रियल एस्टेट, अभी रेजिडेंशियल का, और ऑब्वियसली एक पोर्टफोलियो बना हुआ है उनके पास रेंटल यील्ड्स का। तो वो सब देख के ही हमने एक स्टॉक चूज किए हैं, और इसलिए और वहां पे एक दूसरा जो प्रॉब्लम आता है नॉर्मली ये साइकिल जब पिकअप होता है रियल एस्टेट का, डेट हैवी काफी हो जाती है कंपनी में, वो लैंड क्लोज करने लग जाते हैं ये सोच के कि ये चलता रहेगा सालों साल, लेकिन जब टर्न होता है तो दे आर लेफ्ट विद डेट काफी हो जाता है उनकी बुक्स में और लैंड की वैल्यू कम हो जाती है, तो इसलिए वो फंस जाते हैं वहां पे। तो वो सब आपको देखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। भारत जैसे मैंने बोला कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, मतलब एज जो एस्पिरेशनल लग्जरी वगैरह, और यहाँ पे भी जो हमने रियल एस्टेट वाले चुने हैं वो यही है जो लग्जरी स्पेस में ज्यादा है रादर देन अफोर्डेबल हाउसिंग में, क्योंकि वो हमें लगता नहीं है कि आज की तारीख में इतना एक्साइटिंग है जितना इतना लग्जरी होने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सिलेक्टिव है यहाँ पे। तो दिनशॉ जी, आप और समीर जी तटस्थ रहे अपने आईटी के व्यू को लेकर, अब उसमें कोई थोड़ा मोड़ा परिवर्तन आया है कि नहीं आया है? बिल्कुल नहीं जी, मुझे ये वर्ड अच्छा लगा, तटस्थ जो आपने बोला। नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं, ये बिल्कुल पर्याप्त है। अनुज और मैं बार बार प्रश्न पूछते थे आईटी आईटी आईटी, ना ना ना, तो तटस्थ कहेंगे इसको। जी, तो बिल्कुल अभी भी वैसे ही है। हमें नहीं लगता है कि ये जो एक्चुअली आपने देखा होगा पिछले दो भी, हम तो दिसंबर 21 से हम नेगेटिव हो गए थे आईटी में, और तब से वेट कम करना चालू किया था। इनफैक्ट जून जुलाई तक तो ऑफ 22 वी वर जीरो इन आईटी, और तब से शायद उतना ही रहे, थोड़े बहुत यहाँ वहाँ हो गए हमारे पास स्टॉक। लेकिन द पॉइंट इज दिस ओनली वीरू जी के हुआ क्या है, चेंज क्या हुआ है यहाँ पे। एक होप रैली होती थी हमेशा, क्वार्टर नंबर के बाद वो सारी रैली वापस फिजल आउट हो जाती है। तो इट्स मैटर ऑफ टाइम कि अभी ये क्वार्टर एंड होने वाले हैं और इनके कोई रिजल्ट अच्छे आने नहीं वाले, तो वो रैली फिजल आउट होना चालू हो गई ऑलरेडी। तो इसलिए, और दूसरा होप यही था कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड वापस आ जाएंगे, जो लग नहीं रहा। अगर जो आप दूसरा ये लोग ये सोच के बैठे कि इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो ऑब्वियसली इनके लिए अच्छा होगा, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी सॉफन हो रही है यूएस की। तो इसलिए डिस्क्रिशनरी स्पेंड वापस आना थोड़ा टाइम लग जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि CY 24 भी, कैलेंडर ईयर 24 जहाँ पे होप है कि ग्रोथ रेट्स पिकअप मे भी होंगे फ्रॉम लो सिंगल डिजिट्स टू मिड सिंगल डिजिट्स, जैसे ग्रोथ पिकअप होंगे, लेकिन दैट स्टिल डज नॉट जस्टिफाई कि आपका जो वैल्यूएशन है वो ऑलमोस्ट 40-25% 50% प्रीमियम पे हो गया है फ्रॉम प्री कोविड लेवल्स। तो वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए हम दूर ही रहे उस इस पूरे सेक्टर से, और वी कंटिन्यू टू बी अवे। ओके, कंटिन्यू टू बी अवे। चलिए, ये इस समय एक अवॉइड कॉल है इस पर। दिनशॉ जी, बहुत बड़ा पैसा बना है इस साल कुछ सेलेक्ट PSU थीम्स में, जैसे कि डिफेंस या रेलवेज। आपके पोर्टफोलियो में है क्या ये स्टॉक्स, और आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल है हमारे पोर्टफोलियो में, डिफेंस भी है, फिर रेलवे का एक
डेरिवेटिव स्टॉक है, नॉट ऑन द इंफ्रा स्पेस, बट जैसे हमने बोला कि टूरिज्म भी हमें पसंद है, तो वो वाला स्टॉक है जो विच केटर्स टू द केटरिंग ऑफ रेलवेज एंड ऑल, सो वो सब हमें काफी पसंद है। इसलिए डिफेंस का एक्चुअली अनुज जी एक अलग ही एंगल है हमारे पास। हमारा ये सोचना है कि एक्चुअली जो इंडियन डिफेंस कंपनीज है, जो सिक्लिकलिटी जिसमें नहीं आती है, जैसे कैपेसिटी कंस्ट्रेंट वगैरह, काफी सिक्लिकलिटी बिल्डन हो जाती है अगर जो कैपेसिटी आपके पास ना हो तो वो सब अगर जो आप स्टॉक्स देखें तो काफी अच्छा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि ग्लोबली आपने देखा है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस काफी बढ़ गए हैं। चालू हुआ यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के साथ, और काफी उसके बाद काफी कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई हैं, इसराइल गाजा, चाइना ताइवान वगैरह, ये सब चालू है। तो इसलिए सारे जो ग्लोबल स्पेंड्स है डिफेंस के ऊपर वो बढ़ने लग गए हैं, और उसके चलते हमें ऐसे लग रहा है कि इंडिया एक टाइम में एक आउटसोर्सिंग बेस बन जाएगा। इंडिजिनेशन स्टोरी तो ऑलरेडी है ही इंडिया में डिफेंस की, बट ऑल्सो एक आउटसोर्सिंग बेस बन सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेशन हो रहा है, तो उसके चलते हमें लग रहा है कि वील बिकम आउटसोर्सिंग बेस गोइंग फॉरवर्ड। पर वहां पे एज आई सेड कि आपको यू टू वेरी क्लियर कि एक सर्विस स्पेसिफिक एग्नोस्टिक होनी चाहिए जो प्लेस है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गए या एक्सप्लोजिव्स में हो गए, वो सर्विस एग्नोस्टिक होते हैं, तो वैसे, और वहां पे कंस्ट्रेंट भी नहीं होता नॉर्मली कैपेसिटी का, क्योंकि आप एक लाइन खड़ी कर रहे हैं, इट्स नॉट दैट एयरक्राफ्ट बनाने के लिए आपकी कैपेसिटी कम पड़ गई या सबमरीन्स बनाने के लिए कम पड़ गई, तो वो सब आप देख सकते हैं वहां पे। सो आई थिंक ये, और जैसे मैंने बोला कि रेलवे का तो मोस्टली हमें लग रहा है कि नॉर्मली एक टूरिज्म प्ले आपको देखना चाहिए, क्योंकि टूरिज्म जैसे ही डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ जाते हैं, डोमेस्टिक टूरिज्म भी पिकअप होता है काफी हद तक, और वही हो रहा है आज की तारीख में इंडिया में। अगर जो आप छोटी सिटियों में जाएं तो वहां पे तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि क्या स्पेंड्स हो रहे हैं। लाइक मैं जैसे जयपुर गया था, वो बोले कि डोमेस्टिक टूरिस्ट फ्रॉम स्मॉलर एरियाज ओनली आके होटल बुक कर रहे हैं आज की तारीख में, और रेट्स डबल हो गए। सो आई थिंक दैट्स अनदर प्ले दैट यू शुड लुक एट। ओके अच्छा, एक पिछली बार जब समीर जी से बात हुई थी, आपसे बात हुई थी, आप लोगों ने एक ट्रेडिंग कॉल ली थी HPCL पर, उसमें बहुत शानदार मूव आया। अभी आप हैं उसमें या निकल गए उसमें से? जी बिल्कुल है उसमें। इनफैक्ट हमें तो यही लग रहा है कि जैसे ही वैल्यू अनलॉकिंग होती है, कॉल यही था कि एक बार उनका लुब्रिकेंट्स बिजनेस अनलॉक हो जाएगा तो दैट इज व्हेन द रियल वैल्यू विल कम आउट। एक्चुअली हम पहले से बोलते हैं कि हमें PSUs पसंद नहीं है, लेकिन हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी पसंद है कि वैल्यू अनलॉकिंग जैसे होती है, जैसे हम फ्लेक्सिबल हो गए वहां पे कि अगर जो वैल्यू अनलॉकिंग है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली इट्स बेटर टू लुक एट। और दूसरा आप ये देखिए कि एक तो इनके लिए तो सोने में सुहागा हो गया है, नॉट ओनली वैल्यू अनलॉकिंग बट क्रूड भी इतना ट्राई किया ओपेक ने कि कट प्रोडक्शन करके उनको भाव बढ़ाने थे, तो वो सब भी फ्लैटिश ही रहा, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर दीज गाइस, क्योंकि अगर जो इनपुट प्राइसेस कम होते हैं तो ऑब्वियसली उनके मार्जिन थोड़े इंप्रूव होते हैं। एंड ये गवर्नमेंट ने काफी डिसिप्लिन दिखाया कि डिस्पाइट ये स्टेट इलेक्शन के प्रेशर, सेंट्रल इलेक्शन प्रेशर, दे हैवंट कट डाउन ऑन प्राइसेस ऑफ फ्यूल, क्योंकि आई थिंक इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में है, तो इसलिए उनको इतना प्रेशर भी नहीं है। तो इसलिए हमें तो ये अभी थोड़ा लॉन्गर टर्म अच्छा लगने लग गया। ओके, डिफेंस से बातचीत हो गई। अच्छा, एक स्पेस और जिसमें मैं आपकी राय थोड़ी जानना चाहूँगा। अभी तक मूव तो इसमें बहुत अच्छे खासे आए, आई मीन ऑटो में, और बीच में थोड़े बहुत डिप्स आए दिनशॉ जी, लेकिन कोई सीरियस अनवाइंडिंग अब तक नहीं हुई, और कुछ स्टॉक्स अभी भी मतलब मेरे आपसे बातचीत करते करते ऑल टाइम हाई पे हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस M&M, आयशर को देखिए आप। अभी आप लोग 24 के लिए ऑटो में भी, और बजाज ऑटो और हीरो मोटो कॉपी तो कहीं क्या पिछले 3 महीने इनको बिलोंग करते हैं, कोई स्पेसिफिक चंक ऑटो में ही, मतलब 4 व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, बैटरी, टायर 24 के लिए? जी, हमें एक्चुअली कमर्शियल व्हीकल स्पेस अच्छी लगती है इनमें, क्योंकि वहां पे हमें नहीं लगता कि ईवी इतना प्रभावित रहेगा वो सेक्टर ईवी से, इसलिए हमें वो स्पेस ज्यादा पसंद है देन अदर स्पेसेस। एक्चुअली जो आपने बोला 2 व्हीलर स्पेस या पैसेंजर व्हीकल स्पेस, वहां पे काफी 2 व्हीलर में तो आपने देख लिया था पिछले 3 महीने ठीक रहे, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन चालू हो गया है, थोड़ा शादी का सीजन भी चालू हो गया है, तो वो सब के चलते 2 व्हीलर इज लुकिंग गुड।
बट हमें लग रहा है कि ये मोरलेस हमें पीक आउट होने वाला है ये सेक्टर, इसलिए हमें ज्यादा पसंद नहीं है यहाँ पे। पीवी में भी आपने देखा एंट्री लेवल व्हीकल में इनफैक्ट इन सर्टेन एसयूवीज आल्सो डिस्काउंट्स काफी हद तक बढ़ गए हैं, और ये आप सोचिए कि ये फेस्टिव सीजन है उसके बावजूद डिस्काउंट बढ़ा दिए हैं, मींस ऑफटेक थोड़ा नम हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए हमें लग रहा है कि वहां पे भी हमें ज्यादा कंफर्ट नहीं आ रहा। पर सीवी में इसलिए कंफर्ट है कि एक तो वो डेरिवेटिव है इंडिया का ग्रोथ का, अगर जो आपका ट्रेड ग्रो होता है या डोमेस्टिक का कमर्स ग्रोथ है तो उस समय तो उसमें तो सीवी की जरूरत रहती है। बहरहाल सीवी प्योर प्लेयर जो है वो एक ही है, लेकिन हमें काफी एक्सपेंसिव लगते हैं, इसलिए हम सीवी को प्ले कर रहे हैं वाया लेंडर्स के थ्रू। इसलिए हमारे पास एनबीएफसीज हैं जो सीवी में है, एक बैंक है जो सीवी हैवी बैंक है, तो वो सब हम वी आर गोइंग थ्रू दैट एज कंपेयर टू डायरेक्ट सीवीज। ऑलराइट, दिनशॉ जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको 2024 के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।